नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म के पार्ट 3 के बारे में। और ये जो पार्ट होगा दोस्तों, ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उनको देखें, ताकि ये जो वीडियो है या ये जो लेक्चर आपको आराम से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो के दौरान हम क्या क्या बातें करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे जो बात करेंगे वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, या सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में बात करेंगे कि जो भारत में जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइजेशन का वो कैसा है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डिसेंट्रलाइजेशन की, इसकी क्या ज़रूरत है कि हमें ये डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। उसके बाद बात करेंगे हम बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे कौन से बेसिक आइडियाज़ उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे 1992 के एक्ट के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर विकेंद्रीकरण क्या है, तो when power is taken away from central and state government and given to local governments, यानी कि जब एक जो पावर है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर किसको दे दी जाए, एक नया यहाँ पर जो टायर बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट या जो स्थानीय गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि 1992 में यहाँ पर क्या किया गया, एक 73rd अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर एक नया टायर जोड़ा गया, जिसको हम बोलते हैं पंचायती सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, या जिसको हम बोले लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर ऐड किया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर उसको दी गई। अब इसके पीछे ये आता है कि इतने मतलब इसका क्या ज़रूरत थी कि सेंट्रलाइजेशन किया गया, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन देखे कि अगर हम बात करेंगे इंडिया के बिहाफ में हम बात करें तो वास्टनेस ऑफ स्टेट्स इन साइज एंड पॉपुलेशन। अगर आज भी हम बात करें तो जो इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वो यूरोप से जनसंख्या के आधार पर या पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो आज भी बहुत बड़े, और एरिया के हिसाब से भी कई जो स्टेट्स हैं वो बड़े। अगर हम देखें बात करें कि जो यूपी हमारा है वो रूस से आज भी पॉपुलेशन में बड़ा है। ठीक है, और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वास्टनेस के कारण इंडिया में जो इतने बड़े कंट्री को एक साथ गवर्नेंस करना काफ़ी मुश्किल था। एक मतलब अच्छा गवर्नेंस व शासन या जिसकी बात करें एक शासन व्यवस्था बढ़िया से नहीं चल सकती थी, इसलिए उस पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और इसके अलावा देखा हमने कि जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें इंटरनल डाइवर्सिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमने डाइवर्सिटीज़ के बेस पे स्टेट्स बना दिए थे उनके अंदर कोई डाइवर्सिटीज़ नहीं है। वहाँ भी हम देखेंगे, अगर देखेंगे तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इंटरनली डाइवर्स भी होते हैं स्टेट्स, तो उनको मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी हो गई थी। और लास्ट में हमने बात की कि नीड फॉर पावर शेयरिंग के लिए भी ये ज़रूरी था। हमने जब बात की थी पिछले चैप्टर में कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, और उसमें हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो एग्जांपल देखा था, उसमें हमने देखा था कि श्रीलंका ने जब पावर शेयरिंग नहीं की तो वहाँ पर क्या सिचुएशंस हो गई थी, और बेल्जियम ने अगर पावर शेयरिंग की थी तो वहाँ पर कैसे अकोमोडेट किया गया था। तो यहाँ पर अगर पावर शेयरिंग का भी एक जो एम था डिसेंट्रलाइजेशन का पावर का, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पीछे कौन से बेसिक आइडियाज़ थे, बेसिक आइडियाज़ बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कौन सी ऐसी बातें थी जिनको देखकर ये डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, उनकी वजह से किया गया। तो देखिए, सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट द लोकल लेवल। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि जो लोकल लोग जो होते हैं या जो लोकल पब्लिक जो होती है, उनको उनके बारे में ज़्यादा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में ज़्यादा वो अवेयर होते हैं, और उनको ये भी पता होता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। अगर हम बात करें कि एक गांव की प्रॉब्लम, अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री जी से बात करें, तो शायद उनको इतनी ज़्यादा अच्छे से वो पता नहीं होंगी कि वहाँ पर जो पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है और लोग उसे कैसे फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में या अपने इश्यूज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, पीपल हैव बेटर नॉलेज फॉर प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़। ओके, और बेटर आइडिया ऑन वेयर द स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स इफ़िशियंटली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो लोकल प्रॉब्लम्स थे उनको सोल्व करने के लिए बनाया, क्यों, क्योंकि लोकल लोग जो है, पीपल जो हैं, लोकल पीपल वो अच्छे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बेटर आइडियाज़ होते हैं, उनकी बेटर नॉलेज होती है उसके बारे में कि कैसे जो प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि जो
पैसा जो है या मनी जो है उसको कहाँ पर खर्च किया जाना है और कौन सी चीज़ों में खर्च किया जाना है, कौन सी प्रॉब्लम्स को पहले सोल्व किया जाना है, ये सारी चीज़ें लोकल लोगों को ज़्यादा पता होती है, लोकल पीपल होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होती है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी था। पीपल्स पार्टिसिपेशन, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उससे अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जब पावर का, तो उससे क्या हुआ कि जो लोकल लोग हैं वो भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में। और ये एक जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी की जो वेरी स्पिरिट होती है कि अगर हर व्यक्ति को क्या वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का एक चांस होता है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट से क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी की जो वेरी स्पिरिट है कि जो एवरी सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो लोग सिटीजन्स हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी एक बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे। ओके, अब हम बात करते हैं 1992 के एक्ट के बारे में। 1992 जो एक्ट आया था, या जिसको बोलते हैं हम लोग 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके थ्रू कि यहाँ पर क्या किया गया, एक मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, या जिसको हम पंचायती सिस्टम भी बोलते हैं, वो यहाँ पर लेके आया गया। ठीक है, तो ब्राउट इन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन स्टेप टेकन फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर्क। इसमें अब इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेप्स लिए गए जिससे कि ये काफ़ी मजबूत बन सके या इफ़ेक्टिव बन सके, इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। तो इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो ये प्रोविज़न लाया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होंगे, उनके जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलरली होंगे, यानी कि हर एक फिक्स इंटरवल के बाद होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें तो हर 5 साल बाद आप जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकल के हो, चाहे वो एमएलएस के हो या चाहे एमपीज़ के हों। इसके अलावा क्या किया गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटी एससीज एंड बीसीज। ठीक है, इसमें यह भी किया गया कि जो एसटीज़ हैं, एससीज हैं और जो बीसीज हैं, बैकवर्ड क्लासेज जो भी हैं, उनके लिए क्या किया गया है, रिजर्वेशन का सिस्टम भी किया गया है कि उनको रिजर्वेशन भी दिया गया ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें किया गया एक प्रोविज़न और था कि 1/3 सीट रिजर्व फॉर वेमेन। ठीक है, वेमेंस के लिए भी यहाँ पर क्या किया गया, 1/3 सीट को रिजर्व किया गया ताकि उनको भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर मिल सके। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन, और यहाँ पर एक जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए यहाँ पर एक अलग से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिठाया गया है जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होगा वो क्या करवाएगा, इनका इलेक्शन करवाएगा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडीज़, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स होंगी, वो अपनी पावर्स में से कुछ पावर क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगी, और जिनमें हो सकता है कि कुछ रेवेन्यू हो और कुछ पावर हो, तो वो लोकल बॉडीज़ को देंगी ताकि वहाँ पर अच्छे से गवर्नेंस चला सकें या हो सके। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी थोड़ा बर्डन कम हो जाता है, और लोकल लोग, अभी हमने बात की थी कि लोकल जो लोग होते हैं या जो लोकल पीपल होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि कैसे, कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स है और कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा जल्दी सोल्व करने की ज़रूरत है, और इसको मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है उसको इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम था या 1992 का जो एक्ट था, इसमें कैसे सिस्टम बनाए गए। तो इसमें हमने देखा कि जो पंचायती राज जो सिस्टम था उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी है, रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी उसमें कौन सी यहाँ पर भी 3 लेयर या 3 टायर गवर्नमेंट बनी, जिसमें सबसे नीचे होती है आपकी विलेज लेवल पे, सेकंड वन होती है ब्लॉक लेवल पे, और थर्ड वन होती है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो जो स्टेट विलेज लेवल पे जो होता है वो उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, जो विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ग्राम सभा से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा में कौन से मेंबर्स होते हैं बेटा, जो आपके जितने भी जो आपकी ग्राम सभा पंचायत के जो लोग हैं, कौन से लोग जिनके एज 18 ईयर्स या उससे अबव हो, ठीक है, यानी कि वो वोटर्स हों। ठीक है,
अब ये जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जिसमें हमने देखा कि जो अगर आप छोटे छोटे मतलब गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ वार्ड्स बने होते हैं। इन वार्ड्स में जिनका इलेक्शन होता है उनको हम बोलते हैं पंच। और इसके अलावा जो वहाँ पर एक होता है सरपंच, या जिसको बोलते हैं प्रधान भी बोलते हैं। तो ये सारे वार्ड्स मिलकर एक जो सरपंच का भी यहाँ पर इलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। कि तो वार्ड होता है जिसको हम वार्ड पंच भी बोलते हैं, अगर हम बात करें सिटीज़ में तो उसको वार्ड मेंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसकी जो हेड होता है वो सरपंच होता है, या जिसको हम प्रधान भी बोलते हैं। कई जगह पर अगर हम देखेंगे तो उसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका विलेज लेवल की गवर्नमेंट। सेकंड वन आपकी जो आती है वो आती है ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट, या जिसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। अब इसमें जो होता है ये सारे जितने भी जो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो सॉरी जितनी भी जो ग्राम पंचायत होती हैं वो सब मिलकर क्या करती है, एक पंचायत समिति का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि कई जो ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल, या जिसे हम बोले कि ब्लॉक, या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्शन होता है वो कौन होता है, इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स। जितने भी जो पंचायत मेंबर्स होंगे वो इसका इलेक्शन उनके द्वारा ये इलेक्ट होते हैं। और यहाँ पर जो इसका जो हेड होता है वो होता है बीडीओ, या जो जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, अब अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें मेंबर्स कौन से होते हैं, तो इसमें मेंबर्स होते हैं आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स तो होते हैं, जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो होंगे। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो होंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए होगा वो भी वहाँ पर एमएलए होगा, वो भी क्या होगा, उसका मेंबर होगा। और यहाँ का जो हेड होगा उसको हम बोलते हैं जिला चेयरपर्सन। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला परिषद का जो फॉर्मेशन होता है वो जो कुछ ब्लॉक्स या कुछ पंचायत समितियों के जो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने पंचायत समिति आ रही है उनको लेकर वो उसका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत लेवल में क्या है और कौन उसका हेड होता है, कौन सी गवर्नमेंट सबसे नीचे है, कौन बीच जो मिडिल, और कौन सी अपर है। तो यहाँ पर हमने देखा था विलेज जो सबसे नीचे वाला टायर है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल, और फिर देन डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट अर्बन्स के बारे में। ठीक है, 74 अमेंडमेंट जो था यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के एक होता है टाउन्स और दूसरी होती है बिग सिटीज़। टाउन्स में जो होता है वो म्यूनसिपलिटीज़ या नगर पालिका होती है, और बड़ी जो सिटीज़ होंगी उनमें बोलते हैं हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या जिनको बोलते हैं नगर निगम। ठीक है, म्यूनसिपलिटीज़ जो होती है उनके जो होते हैं यहाँ पर हेड होते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन। ओके, और म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस जो होते हैं वहाँ के जो हेड होंगे वो होंगे मेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि दो टाइप की जो सिस्टम है, हमने एक तो लोकल या रूरल एरियाज़ का सिस्टम देखा, और दूसरा हमने देखा अर्बन एरियाज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी या हैं जो फेस की जाती है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, डिफ़िकल्टीज फेस बाय द लोकल गवर्नमेंट। तो हमने देखते हैं मीटिंग ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो तो रेगुलरली होते हैं, या एक फिक्स इंटरवल के बाद होते हैं, जिसमें लोग मतलब पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन हम देखें कि ग्राम सभा की जो मीटिंग्स है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं हो पाती है कई बार। तो ये सबसे एक प्रॉब्लम है, जो एक डिफ़िकल्टी है जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो पाओ, या जिसकी बात करें कि जो पंचायत के जो काम है जिनमें हमने देखते हैं कि जितने भी बजट वगैरह जो भी काम होता है वो ग्राम सभा के थ्रू ही सब कुछ वो होता है, पास होता है। तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में या जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वहाँ पर क्लियरली नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अधिकतर जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर अभी तक भी क्या कर रहे हैं, अपनी जो पावर्स को और रिसोर्सेज को यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो था ये पूरा चैप्टर आपका था फेडरलिज्म के बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर जो फेडरल सिस्टम था उसमें हमने डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि जो फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म के कौन से की फीचर्स हैं वो देखे। उसके बाद हमने देखा कि जो
कौन से ऐसी बातें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, जिनमें हमने बात की थी कि जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की थी। फिर हमने बात की इस वीडियो के दौरान, जो हमने बात की वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की, और जो थर्ड टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वहाँ आप पूछ सकते हैं। मैं आपका वहाँ पर जितना पॉसिबल होगा आपका वहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद।